हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग विद हर्ष। आई एम हर्ष सिंह तोमर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 7 ट्राइब्स, नोमाड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज का एक्सप्लेनेशन कराऊंगा। तो आप पहले चैप्टर की हेडिंग समझिए। चैप्टर की हेडिंग है ट्राइब्स, नोमाड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। तो ट्राइब्स मतलब आप क्या समझते हैं? ट्राइब्स मतलब आप ये समझते होंगे कि आदिवासी हैं, जंगल में घूम रहे हैं धनुष बाण लेके। तो ऐसी कम्युनिटी या फिर ऐसा मतलब ऐसी ऐसे लोग जो मेन सोसाइटी से कनेक्टेड नहीं होते, उन्हें कहा जाता है ट्राइब्स। तो इसमें हम लोग ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे। और नोमाड्स, नोमाड्स मतलब क्या होता है? जो एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते हैं। तो उसमें हम लोग बंजारास का एग्जाम्पल लेंगे। और सेटल्ड कम्युनिटीज़, सेटल्ड कम्युनिटीज़ मतलब जैसे हम लोग हैं, तो हम ये सब पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि तुमने देखा होगा चैप्टर 2, 3, 4 में कि कैसे किंगडम उठती हैं, यानी कि बड़ी होती हैं, और कैसे किंगडम गिर जाती हैं बिल्कुल, यानी कि लैंड का पार्ट बड़ा होता है और कम हो जाता है। Even as this was happening, new art, craft and production activities flourished. तो जब ऐसा होता है, यानी कि आप एक चीज ध्यान में रखिएगा कि इस सोसाइटी मतलब हमेशा अर्थ पे चेंजेस तो हुए हैं। ये बात तय है कि चेंजेस होंगे, कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होगी। चाहे जितना बड़ा किंगडम हो, वो हमेशा एकदम टूटा है। जैसे आपने देखा होगा क्लास 6 में। तो जब ऐसा होता है, किंगडम बढ़ते हैं और घट जाते हैं, तो इससे नए आर्ट, क्राफ्ट और प्रोडक्शन एक्टिविटीज फ्लरिश होती हैं टाउन्स और विलेज में। ओवर द सेंचुरीज इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैड टेकन प्लेस। और सेंचुरीज में, कई सारी सेंचुरी में पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने प्लेस टेक की है। But social change was not the same everywhere because different kind of societies evolved differently. तो जो सोशल चेंज होता है, तो वो हर जगह सेम नहीं रहता। क्योंकि जैसे कहीं पे कोई और लैंग्वेज बोली जा रही है, तो अब जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदी मान लीजिए बोली जा रही है, तो वही लैंग्वेज अब अमेरिका में नहीं बोली जाएगी। तो ये होता है सोशल चेंज। तो हर जगह पे सोशल चेंज सेम नहीं होता, क्योंकि हर सोसाइटी, अलग अलग सोसाइटी अपने अलग अलग तरीके से इवॉल्व होती हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई दिस हैपेंड। और ये हम लोगों को बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है। In large part of the subcontinent, society was already divided according to the rules of वर्ण। तो आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि वर्ण क्या होता है। वर्ण सिस्टम में मान लीजिए, यहाँ पे देखते हैं। वर्ण सिस्टम में जैसे ये है, यहाँ पे ये सुपीरियर होंगे ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स। और सेकंड नंबर पे आते हैं क्षत्रिय, थर्ड नंबर पे आते हैं वैश्य, और फोर्थ नंबर पे आते हैं शूद्र। तो आपने ये पढ़ा होगा, ना पढ़ा हो तो मैंने आपको बता दिया। These rules as prescribed by ब्राह्मण्स। तो ये रूल किसने बनाया था? ब्राह्मण ने बनाया था। वर एक्सेप्टेड बाय द रूलर ऑफ लार्ज किंगडम। और ये किसने एक्सेप्ट किया? लार्ज किंगडम के रूलर ने। अब रूलर ने एक्सेप्ट कर लिया, तो अब लोकल पीपल को तो करना ही होगा। द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो एंड बिटवीन द रिच एंड पुअर इंक्रीज। तो ये वर्ण सिस्टम जब आया अपनी सोसाइटी में, तो डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो, तो अब जैसे कोई रिच एंड पुअर,
तो हाई हाई कास्ट जैसे अब कोई ब्राह्मण है तो और शूद्र है तो इसके बीच में डिफरेंस बढ़ गया, यानी कि डाइवर्सिटी बढ़ गई। और रिच एंड पुअर के बीच में डिफरेंस हो गया कि अब जैसे कोई अमीर है तो वो गरीब को कुछ भी कह देगा, तो इस चीज में डाइवर्सिटी बढ़ गई। अंडर द दिल्ली सुल्तान एंड द मुगल, द hierarchy between social classes grew further। और दिल्ली सुल्तान के भी बीच में ये हायरार्की बढ़ गई। बियॉन्ड बिग सिटीज ट्राइबल सोसाइटीज, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में। तो मैं आपको जो जो बता रहा हूँ आप उसके शॉर्ट नोट बनाते चलिएगा, तो आपको चैप्टर ज़्यादा बार बार देखना नहीं पड़ेगा और एक बार में आप समझ जाएंगे। देयर वर हाउ एवर अदर काइंड ऑफ सोसाइटीज एज वेल, तो हर जगह पे अलग अलग सोसाइटीज होती हैं। मैनी सोसाइटीज इन द कॉन्टिनेंट डिड नॉट फॉलो द रूल सोशल रूल एंड रिचुअल प्रिस्क्राइब्ड बाय ब्राह्मण्स। तो अब ऐसा नहीं कि हर कोई ब्राह्मण के रूल ही एक्सेप्ट करेगा, कई लोग ऐसे भी हैं जो ब्राह्मण के रूल एक्सेप्ट नहीं करते। नॉर वर दे डिवाइडेड इनटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस such societies are often called tribes। तो ऐसे लोग जो ब्राह्मण को बनाए गए रूल एक्सेप्ट नहीं करते और वो ज़्यादा अपना डिवाइडेड नहीं होते, तो उन लोगों को क्या कहते हैं, उन लोगों को ट्राइब कहते हैं। एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि ट्राइब क्या होता है। ऐसे लोग जो ब्राह्मण की जो बातें हैं उनको नहीं मानते, जो रूल होते हैं ब्राह्मण के उसको फॉलो नहीं करते हैं, और वो अपने में भी इतना अनइक्वल नहीं रखते हैं, तो उनको अनइक्वलिटी नहीं रखते हैं, तो उनको ट्राइब्स कहते हैं। मेंबर ऑफ ईच ट्राइब यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड, तो हर मेंबर ट्राइब कम्युनिटी का वो ट्राइब लोग एकदम एकता से रहते हैं, मतलब उनके बीच में लड़ाई नहीं होती। मैनी ट्राइब ऑब्टेन देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर, ये आप नोट कर लीजिए कि जो ज़्यादातर ट्राइब होते हैं वो अपनी लाइवलीहुड कैसे चलाते हैं, एग्रीकल्चर से, यानी कि खेती करते हैं। कुछ लोग हंटर गैदरर हैं और कुछ लोग हर्डर हैं। मोस्ट ऑफन दे combined these activities to make full use of natural resource of the area in which they live। तो यही सब करते करते वो लोग जहाँ पे रहते हैं उस जगह का पूरा मतलब पूरा फ़ायदा उठाते हैं, फुल यूज़ करते हैं नेचुरल रिसोर्स का जहाँ पे रहते हैं। सम ट्राइब वर नोमैडिक एंड मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो कुछ ट्राइब होते हैं जो नोमैडिक होते हैं। नोमैडिक मतलब वो वैसे लोग जो एक जगह से दूसरे जगह रहते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये एक जगह है, कल आपको दिखे कि नोमैड लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे रुक गए, फिर परसों आपको दिखेगा कि यहाँ पे आ गए नोमैड लोग, तो ये होता है नोमैडिक। Combined activities to make full use of the natural resource. Some tribe were nomadic and moved from one place to another. A tribal group controlled land and pasture jointly and divided these amongst household according to its own rule। तो एक ट्राइबल ग्रुप सबको कंट्रोल करता है और लैंड और पेस्चर को जॉइंटली, मतलब एक आदमी होता है ट्राइब में, वो सबको कंट्रोल करता है और सबको अपने रूल के हिसाब से जो उनका लैंड होता है वो सब डिवाइड कर देते हैं। मैनी लार्ज ट्राइब थ्राइव्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, अब इसमें इंडिया के अलावा
यहाँ पे पाकिस्तान भी आ जाएगा, अफगानिस्तान भी आ जाएगा, नेपाल भी आ जाएगा, भूटान भी आ जाएगा, यहाँ पे मालदीव भी आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे सार्क के देश इसमें आ जाएंगे। तो इसीलिए इनको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो ट्राइब केवल इंडिया में नहीं, सब कॉन्टिनेंट में रहते थे, यानी कि जो शार्क के देश होते हैं। दे यूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट पे रहते थे वो लोग, हिल्स में रहते थे, डेजर्ट में रहते थे, और ऐसी जगह जहाँ पे मेन सोसाइटी जल्दी मतलब मुश्किल होती है वहाँ तक पहुँचने में, ऐसी जगह पे रहते थे। अब किसी को फॉरेस्ट में हम लोग जाएंगे तो वहाँ मुश्किल होगा जाना, डेजर्ट में जाना मुश्किल होगा, तो ऐसी जगह पे रहते थे। समटाइम दे क्लैश्ड विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटी। इन वेरियस वे द ट्राइब रिटेन देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर। But the caste-based society, based and tribal society also dependent on each other for their diverse need. तो कभी कभी ट्राइबल सोसाइटी से मेन सोसाइटी से लड़ाई हो जाती थी। जैसे हम लोग हैं और ट्राइबल लोग हैं, तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती थी। पर दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी होते थे उनकी नीड के हिसाब से। जैसे अब किसी को, अब मेरे पास जैसे ऑरेंज है, तो ट्राइबल सोसाइटी के पास राइस है, तो अब मुझे राइस चाहिए और ट्राइबल सोसाइटी को ऑरेंज चाहिए, तो हम दोनों एक्सचेंज कर लेंगे। तो इस वजह से दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होते थे अपनी अपनी नीड के हिसाब से। दिस रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंस ग्रेजुअली कॉज्ड बोथ सोसाइटीज टू चेंज। तो अब जैसे किसी ट्राइबल सोसाइटी के मेंबर को मेन सोसाइटी के रूल अच्छे लगे, तो वो अब मेन सोसाइटी के रूल को फॉलो करने लगेगा। तो इन्हीं की वजह से जब ट्राइबल सोसाइटी मेन सोसाइटी से मिलती थी, तो इस वजह से अब जैसे कोई मेन सोसाइटी का मेंबर है, उसको ट्राइबल सोसाइटी के रूल अच्छे लगे, तो वो अब ट्राइबल सोसाइटी का रूल फॉलो करने लगेगा। तो इस वजह से सोसाइटी में चेंज आ जाता था। अब ट्राइबल पीपल कौन होते हैं? Contemporary historians and travelers give very scanty information about tribes. तो ट्राइब्स के बारे में हम लोगों को बहुत कम इंफॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि ट्राइब्स को लिखना पढ़ना नहीं आता था। वो उतना अपना जो उनके हो उनका जो ट्रेडिशन था उसको लिख के नहीं, ओरल ट्रेडिशन उनका चलता था। तो जैसे अब एक ट्राइब है, उसका बेटा जब आएगा, तो अब वो ट्राइब अपने बेटे को बता देगा कि ऐसे ऐसे पूजा पाठ होता है, फिर उसके बेटा अपने बेटे को बता देगा। तो इस तरह से ओरल ट्रेडिशन होता था, लिखा नहीं जाता था। A few exception apart, tribal people did not keep written record. वही मैंने बताया, ट्राइबल पीपल रिटन रिकॉर्ड नहीं रखते थे। बट दे प्रिजर्व्ड रिच कस्टम एंड ओरल ट्रेडिशन। तो वो रिच कस्टम और ओरल ट्रेडिशन रखते थे। दीज वर पास डाउन टू ईच न्यू जनरेशन, और इसी को हर जनरेशन बाय जनरेशन पास कर दिया जाता था। प्रेजेंट डे historians have started using such oral tradition to write tribal history. तो आज के दिनों में जो हिस्टोरियन होते हैं, जो हिस्ट्री को लिखते हैं, तो उन्होंने इन्हीं ओरल ट्रेडिशन से, जो आज का ओरल ट्रेडिशन है ट्राइब्स का, उससे पढ़ के अपनी ट्राइबल हिस्ट्री लिखी है। ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। ट्राइबल पीपल हर रीजन सबकॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। The area and influence of a tribe varied at different point of time. Some powerful tribe control large territories. तो कुछ ट्राइब लार्ज टेरिटरीज भी कंट्रोल करते थे। जैसे पंजाब में खोखर ट्राइब इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13th and 14th सेंचुरी। तो जो पंजाब में खोखर ट्राइब 13 और 14 सेंचुरी में थी,
और सबसे ज़्यादा मेन थी। लेटर फिर उसके बाद में गक्कर मोर इम्पोर्टेंट हो गया। तो गक्खर ट्राइब का चीफ कमाल खान गक्खर मनसबदार था किसका? एम्परर अकबर का। मतलब वो लोगों से टैक्स कलेक्ट करता था। तो आपको ये याद रखना है कि कमाल खान गक्खर किस ट्राइब के थे। तो अब तो इनके नाम ही में पता चलता है, ये गक्खर है तो गक्खर ट्राइब तो पंजाब में पाई जाती थी। ये किसके मनसबदार थे? एम्परर अकबर के। मुल्तान और सिंध में लंगास और अरगुन्स ये डोमिनेट करते थे। तो मुल्तान में लंगास और सिंध में अरगुन्स dominated extensive region before they were subdued by the Mughals। तो इन पर मुगल का अटैक भी हो गया था, मुल्तान और सिंध के लंगन्स अरगुन पर। The Balochis were another large and powerful tribe in northwest। तो पाकिस्तान में जैसे यहाँ इस मैप में देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गक्खर है, खुखर है, ये लंगन्स है, अरगुन्स है, और यहाँ पे ये देखिए ये बड़ा सा लिखा है बलोचीज। तो ये भी ये पाकिस्तान वाले बलोचिस्तान आज हो गया है, तो उस रीजन में थे बलोचीज। तो आपको याद रखना है, ये बहुत मेन है कि ये बलोचीज कहाँ थे? नॉर्थ वेस्ट में। They were divided into many smaller clans under different chief। तो अब ये क्लैन में डिवाइड होते थे, अलग अलग चीफ थे उनके। क्लैन क्या होता है? A clan is a group of families or household claiming descent from a common ancestor। Tribal organization is often based on kinship or clan loyalties। तो क्लैन एक ग्रुप होता था, तो ये क्लैन अलग अलग बटे होते थे और उन क्लैन के अलग अलग चीफ होते थे। इन द वेस्टर्न हिमालयाज lived the shepherd tribes of गद्दीज। तो ये वेस्टर्न हिमालयाज में कौन रहता था? गद्दीज रहते थे। तो आपको ये याद रखना है, वेस्टर्न हिमालयाज में कौन रहते थे? गद्दीज रहते थे। The distant northeastern part of the subcontinent too was entirely dominated by tribes, the Nagas, Ahoms and many others। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट कौन सा है? ये जो अपने इंडिया के 7 सिस्टर हैं, यही होता है नॉर्थ पार्ट। तो जैसे यहाँ पे अहोम है, नागाज है, तो ये सब यहीं पे डोमिनेट करते थे। नागाज, अहोम्स एंड मैनी अदर्स और भी थे। और में कौन आ जाएगा? जैसे यहाँ पे कचरीज है, खासीज, कोच, मुंडाज, यहाँ पे संताल है, यहाँ पे गोंड है। तो अभी इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इन मैनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड, बहुत सारी एरिया में जैसे प्रेजेंट डे बिहार और झारखंड में चेरो चीफडम हैड इमर्ज बाय 12th सेंचुरी। तो चेरो चीफडम यहाँ पे इवॉल्व हुई। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चेरोज है, तो ये यहाँ पे इवॉल्व थी, आपको ये याद रखना है। राजा मान सिंह अकबर फेमस जनरल। तो राजा मान सिंह थे अकबर के जनरल, फेमस थे मतलब अकबर के बहुत लड़ाई में आगे थे। अटैक्ड एंड डिफीटेड चेरोज इन 1591। तो राजा मान सिंह ने चेरोज पर अटैक किया और हरा दिया चेरोज को 1591 में। तो आपको ये याद रखना है कि ये कब हारे थे चेरोज? 1591 में। ये आपसे पूछ लिया जाएगा किसने हराया था? राजा मान सिंह ने। किसको हराया था? चेरोज को हराया था।
किसके फेमस जनरल थे? अकबर के फेमस जनरल से। तो आपको ये याद रखना है, ये लाइन आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेनी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपको पूरी लाइन इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। A large amount of booty was taken from them, but they were not entirely substituted. Under Aurangzeb, Mughal forces captured many Firoz fortresses and subjugated the tribe. तो यहाँ से बहुत सारा सामान निकला और फिर बाद में औरंगजेब ने भी बहुत सारे मुगल फोर्स से बहुत सारे चेरों लोगों को पकड़ा। The Mundas and Santhal were among the important tribes that live in this region and also in Orissa and Bengal. तो उड़ीसा और बंगाल में कौन रहता था? मुंदास एंड संथाल। तो ये इम्पोर्टेंट ट्राइब थे उड़ीसा और बंगाल में। द महाराष्ट्र हाईलैंड एंड कर्नाटका वर होम ऑफ कोलीज। तो महाराष्ट्र के हाईलैंड और कर्नाटका, यहाँ पे कौन रहता था? कोलीज। एक बार फिर से मैप पे देख लीजिए, यहाँ पे हैं कोलीज और यहाँ पे भी कोलीज हैं। यहाँ पे दिया नहीं है पर यहाँ पे भी थे। तो आपको ये सब मैप भी याद रख लेना है, आपके पेपर में आएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं। बेराड एंड कोलीज, बेराड एंड न्यूमरस अदर। तो बेराड भी थे यहाँ पे। कोलीज ऑल्सो लिव्ड इन मैनी एरियाज ऑफ गुजरात। तो कोलीज बहुत सारी एरिया गुजरात के एरिया में रहते थे। फर्दर साउथ देयर वर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ कोरैक्स। तो साउथ में ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी थी? कोरैक्स की थी। वेतर्स, मारवार्स एंड मैनी अदर। तो साउथ में कौन था? कोरैक्स, वेतर्स, मारवार्स और बहुत लोग। तो आपको ये भी नोट करते चलना है। अगर आप मेरे साथ नोट करते चलेंगे तो आपको चैप्टर एकदम याद हो जाएगा और आप भूलेंगे नहीं फिर। और अगर आप भूल भी जाएं तो फिर बाद में आप अपनी कॉपी में देख लेंगे तो आपको सब याद आ जाएगा फिर से। तो मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि आप नोट करते चलते रहिए। द लार्ज ट्राइब ऑफ भील वॉज स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। तो लार्ज ट्राइब की भील एक थी, वो कहाँ पे फैली हुई थी? वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया पे। बाय द लेट 16th century, many of them had become and settled agriculturists and some even जमींदार। तो ये भील कम्युनिटी जो भील ट्राइबल कम्युनिटी जो थी, तो ये 16th century के एंड तक आते आते ये सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट बन गई और ज़मींदार भी कुछ लोग बन गए। मैनी भील क्लैन नेवरथलेस रिमाइंडेड हंटर गैदरर। तो कुछ लोगों ने हंटर गैदरर अपना मतलब अपना जो पूर्वजों का था वो अपना चालू रखा, अपना ट्रेडिशन। द गोंड वर फाउंड इन ग्रेट नंबर अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। तो गोंड कहाँ पे पाए जाते हैं? गोंड पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में, प्रेजेंट डे के, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। यहाँ पे एक फोटो भी दी गई है, कैसे थे ये लोग, ट्राइबल लोग। ये सब शिकार किया करते थे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि नोमाड और मोबाइल पीपल। अब मोबाइल पीपल का मतलब क्या होता है? तो मोबाइल पीपल का ये नहीं मतलब होता है कि वो लोग मोबाइल लेके घूमते थे। मोबाइल पीपल का मतलब, मोबाइल मतलब क्या होता है? मोबाइल के मतलब से आप समझते होंगे मोबाइल फ़ोन, पर मोबाइल का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सके। तो मोबाइल का मतलब आज से आप समझ गए। तो याद रखिएगा कि मोबाइल मतलब होता है ऐसी चीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। तो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि मोबाइल और नोमाड पीपल कैसे रहते थे। नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट।
moved over long distance with their animal. They lived on milk and other pastoral product. तो नोमैड लोग दूर दूर तक घूमते थे, किससे? अपने एनिमल्स से, अपने एनिमल के साथ। और वो किस पर डिपेंड थे? वो मिल्क प्रोडक्ट पर डिपेंड थे। दे ऑल्सो एक्सचेंज वूल, घी एक्सेट्रा। तो वो लोग मेन सोसाइटी से वूल, घी एक्सेट्रा एक्सचेंज किया करते थे। विथ सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट फॉर ग्रेन, क्लोथ, यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट। तो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट से ग्रेन, क्लोथ, यूटेंसिल, मतलब ये लोग नोमैड लोग जो थे वो वूल, घी ये सब देते थे। और सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट क्या देते थे? ग्रेन, क्लोथ, यूटेंसिल। यूटेंसिल मतलब बर्तन, ये सब देते थे। तो ये फिगर 2 है। इसमें क्या है? भील हंटिंग डियर बाय नाइट। तो ये लोग भील लोग हैं, ये हंटिंग कर रहे हैं रात में। और ये फिगर 3, अ चेन ऑफ मोबाइल ट्रेडर कनेक्टेड India to the outside world. Here you see nuts being gathered and loaded on the back of camel. Central Asian trader brought such good to India and the Banjaras and other trader carried this to local market. तो इसमें ये फोटो दी गई है, तो आप देख रहे होंगे इसमें सब सामान लिया जा रहा है। ये कैमल पे, हॉर्स पे ले जा रहे हैं। They bought and sold these goods as they moved from one place to another. तो ये खरीदते थे, बेचते थे इन सब सामान को। ये जैसे जा रहे हैं रास्ते में, तो अब इन लोगों ने सोचा कि कहीं से सामान खरीद लेते हैं, फिर वहाँ पे सामान महंगा बिकता है तो वहाँ पे हम लोग जाके बेच देंगे। और एनिमल से जाते थे। द बंजारास वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स। तो जब नोमैड्स की बात आती है तो सबसे मेन कौन होता है? सबसे मेन होते हैं बंजारास। देयर कारवान वॉज कॉल्ड टंडा। तो वो जिस चीज से जाते हैं, जैसे बैलगाड़ी से जा रहे हैं तो उनको कहा जाता है टंडा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यूज द बंजारास टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट। तो ये सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे, तो ये बहुत दिमागदार थे। ये कैसे अपना जुगाड़ बनाए? ये कहे कि बंजारास से कि तुम तो जा रहे हो वहाँ तक, तो हमारा सामान भी लेते जाओ। अब उसके बदले में हम तुम्हें क्या देंगे? उसके बदले में हम तुम्हें डाकू से बचाएंगे। तो डाकू भी अब राजा से पंगा नहीं लेंगे, तो डाकू से वो सब अपनी आर्मी थोड़ी सी दे देते थे अलाउद्दीन खिलजी, और अपना सामान ट्रांसपोर्ट कर देते थे बंजारास लोग। तो ये कैसे क्या भेजते थे? ये ग्रेन को सिटी मार्केट तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करते थे। एम्परर जहांगीर रोट इन हिज मेमोरीज दैट द बंजारास कैरीड ग्रेन ऑन देयर बुलक फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एंड सोल्ड इट इन टाउन्स। तो सुल्तान जहांगीर ने लिखा है, जहांगीर कौन था? अकबर का बेटा। तो उन्होंने लिखा है कि बंजारास बुलक पर क्या कैरीड करते थे? ग्रेन फॉर द मुगल। ग्रेन को बुलक कार्ट पे अपने कैरी करते थे और अलग अलग जगह पे जाके बेच देते थे टाउन में। दे ट्रांसपोर्ट फूड ग्रेन फॉर द मुगल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन। तो अब जैसे लड़ाई चल रही है कहीं पे, तो अब आर्मी को तो खाना चाहिए वहाँ पे, तो वो कौन ले जाता था? वो ले जाते थे बंजाराज। तो वो 100,000 10,000 लाख, तो वो 1 लाख बुलक से कैरी करते थे ग्रेन। अब देखिए इनके पास कितनी सारी बुलक थे, 1 लाख बुलक, यानी कि जहाँ पे भी चलते होंगे वहाँ पे कितना ज़्यादा झुंड बना के चलते होंगे। द बंजाराज। तो अब हम लोग बंजाराज के बारे में पढ़ेंगे। पीटर मुंडी ने इसके बारे में क्या लिखा है। Peter Mundy, an English trader who came to India during the early 17th century, has described the Banjaras. तो पीटर मुंडी एक इंग्लिश ट्रेडर था, मतलब इंग्लिश
आया था, इंडिया में आया था 17वीं सेंचुरी में। उसने बंजारा को डिस्क्राइब किया है, इन द मॉर्निंग वी मेट अ टेंडा ऑफ बंजारास विथ 14,000 ऑक्सन। तो ये कह रहा है कि मैं सुबह मिला एक टंडा, बंजारास के एक टंडा से, जिसमें 14,000 ऑक्सन थे। ऑक्सन एक जानवर होता है। दे वर ऑल लेडन विद ग्रेन सच एज व्हीट एंड राइस। तो वो सब ऑक्सन किससे लदे हुए थे? ग्रेन उनके ऊपर था, जैसे व्हीट और राइस, तो उनके ऊपर बोरी रखी हुई थी और वो सब जा रहे थे। दीज बंजारास कैरीड देयर हाउस होल्ड वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो वो ऑक्सन के साथ साथ बंजारा अपनी वाइफ को, चिल्ड्रन को भी साथ में ले जा रहे थे। वन टेंडा कंसिस्ट ऑफ मैनी फैमिलीज। तो एक टेंडे में बहुत सारी फैमिलीज होती हैं। देयर वे ऑफ लाइफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ कैरीज हु कंटिन्यूसली ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। तो इसमें बहुत सारी फैमिलीज होती हैं, तो उनका लाइफ सिमिलर था। तो मतलब वो ट्रैवल किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह, यही उनकी ज़िंदगी में था बस। दे ओन देयर ऑक्सन। तो उनके वो ऑक्सन किराए पे नहीं थे, वो खुद के थे। दे आर समटाइम हायर्ड बाय मर्चेंट। तो वो ऑक्सन कभी कभी मर्चेंट को किराए पे दे देते थे। बट मोस्ट कॉमनली दे आर देमसेल्फ मर्चेंट। तो वो मर्चेंट को दे देते थे, पर वो भी खुद मर्चेंट थे। They buy grain where it is cheaply available and carry it to place where it is dearer. तो ये सस्ते में ग्रेन खरीदते थे जहाँ पे सस्ता होता था, और ऐसी जगह पे बेच देते थे जहाँ पे महंगा होता था। From there they again reload their auction with anything that can be profitably sold in other place. तो फिर रीलोड करते थे ऑक्शन को और ऐसी चीज़ ले लेते थे जो प्रॉफिटेबल हो, अलग जहाँ पे जा रहा वहाँ पे बिक जाए महंगे दामों पे। इन अ टेंडा देयर में बी एज मैनी एज 600 or 700 पर्सन। तो एक टेंडे में 6 से 700 पर्सन होते थे। दे डू नॉट ट्रेवल मोर देन 6 or 7 माइल अ डे। तो एक दिन में वो 6 से 7 माइल तक ट्रैवल करते थे। दैट टू इन अ कूल वेदर आफ्टर। तो वो कूल वेदर में इतना ट्रैवल करते थे। आफ्टर अनलोडिंग देयर ऑक्सन दे टर्न देम फ्री टू ग्रेज एज देयर एनफ लैंड देयर। तो अब देखिए 14,000 ऑक्सन है उनके पास। तो अब वो ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे खूब बड़ी लैंड हो, तो वो उस जगह पे अपने ऑक्सिन को छोड़ेंगे। अब कहीं सिटी में छोटी सी जगह पे आ गए तो वहाँ कैसे छोड़ सकते हैं? तो उनको ऐसी जगह ढूंढने में टाइम भी लगता था। तो फिर बाद में 7 से 6 माइल चलते थे बस, और फिर बाद में अपने ऑक्सिन को छोड़ देते थे ताकि वो घास चर ले। अब ऐसी भी जगह ढूंढनी पड़ती थी जहाँ पे घास हो, और फिर वो उसी जगह पे रुक भी जाते थे। और ऐसा कोई वहाँ पे हो ना जो उन्हें भगा पाए, मतलब ऐसा कोई ना हो कि किसी और की ज़मीन पे मतलब एक दिन रुकेंगे फिर कल चले जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि कोई उसे एक दिन भी रोकने को मना कर दे। तो ऐसी जगह भी उनको ढूंढनी पड़ती थी। फाइंड आउट हाउ ग्रेन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज एट प्रेजेंट। इन व्हाट वेज इज दिस सिमिलर to or different from the ways in which the Banjaras function। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। Many pastoral tribes reared and sold animals। तो बहुत सारे pastoral tribe क्या करते थे? एनिमल को पालते थे और बेचते थे। Such as cattle and horses। तो अब जैसे हॉर्स है तो उसको पाला और फिर बाद में जब बड़ा हो गया तो उसको बेच दिया। तो कैटल और हॉर्सेस इसकी तरह कई सारे जानवरों को बेचते थे। टू द प्रॉस्परस पीपल डिफरेंट कास्ट ऑफ पेटी पेडलर ऑल्सो ट्रेवल्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज। तो बहुत सारे कास्ट जैसे पेटी पेडलर ये भी ट्रैवल करते थे विलेज से विलेज तक। दे मेड एंड सोल्ड वेयर सच एज रोप, रीड, स्ट्रॉ मैटिंग एंड
कोर्स सैक। तो ये जो पेटी पेडलर थे, ये एक जगह से जो दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, और ये क्या करते थे, ये क्या बनाते थे, ये बनाते थे रोप, रस्सी बनाते थे, रीड बनाते थे, स्ट्रॉ मैटिंग, एक स्ट्रॉ की मैट आती है वो बनाते थे, और क्या बनाते थे, और बनाते थे कोर्स सैक। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये लोग क्या बनाते थे, रोप बनाते थे, रीड, स्ट्रॉ मैटिंग एंड कोर्स सैक। तो आपको ये नोट कर लेना है। Sometime mendicants acted as wandering merchant। तो मेंडिकेंट क्या होता है, मेंडिकेंट मतलब होता है बेगर, यानी कि जो भिखारी होते हैं उनको कहते हैं मेंडिकेंट। तो ये लोग वेंडरिंग मर्चेंट यानी कि ये भी नोमैड की तरह एक्ट करते थे। देयर वर कास्ट ऑफ एंटरटेनर्स हु परफॉर्म्ड इन डिफरेंट टाउन्स एंड विलेजेस फॉर देयर लाइवलीहुड। तो आपने शायद देखा होगा कि मदारी वाला जैसे, और कुछ लोग भेष बदल के भालू बन के आते हैं, तो ये लोग एंटरटेनर्स होते हैं। तो ये अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह लोगों को एंटरटेन करते थे, जैसे जादूगर हो गया, ऐसे लोग होते थे। तो अब हम लोग न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज के बारे में पढ़ेंगे। एज इकोनॉमी एंड द नीड ऑफ सोसाइटी ग्रू। तो जब सोसाइटी की नीड बढ़ जाती है तो पीपल विथ न्यू स्किल वर रिक्वायर्ड। तो अलग अलग नए स्किल के लोग रिक्वायर होते हैं। स्मॉलर कास्ट और जातीज इमर्ज विद इन वर्नाज। तो छोटी कास्ट या फिर जातीज वर्ण में इमर्ज हो गई। फॉर एग्जाम्पल न्यू कास्ट अपीयर्ड अमंगस द ब्राह्मण्स। तो नई नई कास्ट बनी। ऑन द अदर हैंड मैनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जातीज। तो मैनी ट्राइब एंड सोशल ग्रुप, तो कई लोगों ने जैसे बहुत सारे ट्राइब और सोशल ग्रुप एक कास्ट बेस्ड सोसाइटी में गिने जाने लगे, जिसे क्या कहा जाता, जिसे नाम दिया गया जातीज। स्पेशलाइज्ड आर्टिशियन, स्मिथ, कारपेंटर्स एंड मैसन वर ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज सेपरेट जातीज बाई ब्राह्मण्स। जात तो जैसे आपने सुना होगा कि अपने दादी या फिर किसी को कहते हुए कि वो लोहार जाति का है, वो बढ़ई जाति का है। तो ऐसे लोग, ये लोहार जाति, बढ़ई जाति, बढ़ई मतलब कारपेंटर, तो ये लोग एक नई जाति में इमर्ज हुए। तो पहले तो चलता था केवल कि हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, पर अब जो है, अब कहा जाने लगा कि हम लोहार हैं, सुनार हैं। तो ऐसे जातीज इमर्ज हुई। जातीज रेदर देन वर्ण बिकेम द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। तो अब जैसे वर्ण था, वर्ण सिस्टम था, तो उसके भी और डिवीजन होता चला गया और वो जातीज में आ गया। तो अब लोग जाति पूछते थे, वर्ण नहीं पूछते थे। डेलिबरेशन ऑन जाति। A 12th century inscription from Uyyakondan Udayar in तिरुचिरापल्ली तालुका, प्रेजेंट डे तमिल। तो एक 12th सेंचुरी में इंस्क्रिप्शन लिखा गया उय्याकोंदन उदय्यर। ये उय्याकोंदन उदय्यर एक जगह है, कहाँ पे है, तिरुचिरापल्ली तालुका, ये प्रेजेंट डे तमिलनाडु है। ये डिस्क्राइब करता है डेलिब्रेशन ऑन इन अ सभा ऑफ ब्राह्मण्स। They deliberated on the status of a group known as Rathkar, literally chariot maker। तो इन्होंने, ब्राह्मण ने कुछ सोचा समझा किसके बारे में, स्टेटस ऑफ अ ग्रुप नोन एज रथकार। तो रथकार कौन होता था, जो रथ बनाता था, चैरियट मेकर। They laid down their occupation which were to include architecture, building coaches and chariot,
erect gateway for temple with images in them, preparing wooden equipment used to perform sacrifices, building mandapas, making jewel for the king. तो ये रथकार लोग क्या करने लगे? पहले तो केवल रथ बनाते थे, पर अब क्या बनाने लगे? अब ये लोग ये इक्विपमेंट बनाने लगे जो सेक्रीफाइस मतलब यज्ञ यज्ञ करने में यूज़ होता था, और यही सब लकड़ी का और चीज़ें बनाने लगे। पहले केवल ये लोग रथ बनाते थे, गेट बनाने लगे टेम्पल के लिए, इमेजेस बनाने लगे, मूर्ति। Among the Kshatriya, new Rajput clan became powerful by the 11th and 12th centuries. तो क्षत्रियों में नए राजपूत क्लैन पावरफुल बन गए। किस समय पे? 11th और 12th सेंचुरी में। दे बिलोंग्ड टू डिफरेंट lineages। lineages मतलब होता है जैसे जनरेशन। तो कई सारे क्लैन, न्यू राजपूत क्लैन इमर्ज हुए, तो वो अलग अलग जनरेशन से आए, सच एज हुनाज, चंदेल, चालुक्याज और अदर। तो ये हुनाज थे नए राजपूत क्लैन, चंदेल थे, चालुक्या थे और बहुत लोग थे। सम ऑफ दीज टू हैड बीन ट्राइब्स अर्लियर। तो एक यज्ञ होता था जिसे कोई भी इंसान करेगा तो वो क्षत्रिय बन जाएगा, राजपूत बन जाएगा। तो उस यज्ञ को क्या कहते थे? हिरण्यगर्भा। आपने पढ़ा होगा पहले चैप्टर में। तो ये सब वही यज्ञ करके राजपूत अपना कहलाने लगे। और फिर बात पर ये पहले क्या, कुछ लोग ट्राइब भी होते थे, हुनास थे लोग, चंदेल थे, चालुक्यास थे, बहुत लोग थे। Many of these clans came to be regarded as Rajput. They gradually replaced the older rules, especially in agricultural area. Here a developed society was emerging, and rulers used their wealth to create powerful state. तो रूलर ये जो थे, नए नए हुए थे, तो ये अपना पैसा किस चीज़ में यूज़ करने लगे? लड़ाई लड़ने में और ज़मीन को कब्जा करने में। तो ये सब अपनी पावरफुल स्टेट बनाने में जुटे हुए थे। The rise of Rajput clan to the position of ruler set an example for the tribal people to follow. तो ये जो राजपूत क्लैन का राइज हुआ था, यानी कि जो उठे थे राजपूत क्लैन, तो ये किस चीज़ पर, किस एग्जाम्पल गए? तो ये इस चीज़ पर दबाव किए कि ट्राइबल पीपल हमारा रूल फॉलो करें, मतलब हमारा जो है राजपूत वाला जो ट्रेडिशन है उसे फॉलो करें। ग्रेजुअली विद द सपोर्ट ऑफ ब्राह्मण मैनी ट्राइब बिकेम पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो ब्राह्मण की सपोर्ट से कई ट्राइब कास्ट सिस्टम के पार्ट बन गए। बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिली कुड जॉइन द रूलिंग क्लास। पर केवल जो लीडिंग फैमिली थी वही रूलिंग क्लास ज्वाइन कर सकती थी। A large majority joined the lower जातीज of caste society। तो कुछ ही लोग राजपूत कहलाए गए, ज़्यादातर लोग उनमें से लोअर जाति के आ गए, लोअर जाति बने। ऑन द अदर हैंड मैनी डोमिनेंट ट्राइब ऑफ पंजाब, सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हैड एडॉप्टेड इस्लाम क्वाइटली। तो और पंजाब में, सिंध में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे कई लोगों ने इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया, यानी कि इस्लाम बन गए कई लोग। तो आप इसमें देख रहे होंगे कई लोग एक धर्म से मोटिवेट होके उस धर्म को फॉलो कर रहे हैं। दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम, द अनइक्वल सोशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब्ड टू द ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म was not widely accepted in these area। तो ये जो मुल्तान, सिंध, ये जो यहाँ के लोग थे, ये कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करना कंटिन्यू रखे। द अनइक्वल सोशल ऑर्डर प्रेस्क्राइब्ड बाय ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म मतलब होता है जो पहले पुराना हिंदुइज्म था। तो इनके जो अनइक्वल सोशल ऑर्डर प्रेस्क्राइब किए गए
वो ज़्यादा इस जगह पे एक्सेप्ट नहीं हुए। मतलब जो वर्ण सिस्टम था वो उतना ज़्यादा एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं हुआ। द इमर्जेंस ऑफ स्टेट इज क्लोजली रिलेटेड टू सोशल चेंज अमंगस्ट द ट्राइबल पीपल। तो स्टेट का एमर्ज ये क्लोजली रिलेटेड किससे है? सोशल चेंज से। किसमें? ट्राइबल पीपल में। टू एग्जाम्पल ऑफ दिस इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री आर डिस्क्राइब बिलो। तो अ क्लोजर लुक द गोंड्स। तो हम लोग गोंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये गोंड एक ट्राइबल कम्युनिटी थी। तो ये देखिए यहाँ पे एक फ़ोटो बनी हुई है गोंड वुमेन की। यहाँ पे ये देखिए। तो द गोंड्स lived in the vast forested region called गोंडवाना और country inhabited of by गोंड। तो गोंड कहाँ पे रहते थे? चलिए मैप पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे रहते थे गोंड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रीजन है गोंडवाना। तो यहाँ पे ये देखिए गोंड छोटे से रह रहे हैं। तो गोंडवाना रीजन में रहते थे। ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश प्रेजेंट डे है। तो ये गोंडवाना में रहते थे और कंट्री इनहेबिटेड बाय गोंड। दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये आपको वर्ड याद रखना है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है? तो पहले के समय में इंसान को ज़मीन उतनी खरीदनी नहीं पड़ती थी। मतलब जंगल अंगल पहले बहुत थे। तो जैसे कोई अब है ट्राइबल कम्युनिटी, तो कोई गया एक जगह, उसने जंगल काटा थोड़ा सा और वहाँ पे जो पेड़ बचे थे उसको जला दिया। तो इसको फिर जो पेड़ बचे थे उसमें जो राख थी तो उसमें पेड़ उगाए, तो वो राख एक फर्टिलाइज़र की तरह काम करेगी। तो इसी को फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। फिर बाद में जब धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई तो उन्होंने दूसरी जगह ली, वहाँ के पेड़ काटे, वहाँ का पेड़ जलाया और वहाँ की राख में फिर पेड़ उगाए। तो इसको स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं और शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। ये आपकी जियोग्राफी में भी आएगा, तो आप इस वर्ड को याद रखिएगा। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। द लार्ज गोंड ट्राइब वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू मैनी स्मॉलर क्लैन। तो इसमें भी ये क्लैन में डिवाइड होते थे। ईच क्लैन हैड इट्स ओन राजा और राय। तो राजा का एक, हर क्लैन का अलग अलग राजा था और अलग, या फिर राय भी आप कह सकते हैं। अबाउट द टाइम दैट द पावर ऑफ द दिल्ली सुल्तान वॉज डिक्लाइनिंग। तो जब दिल्ली सुल्तान की पावर ख़त्म हो रही थी, अ फ्यू लार्ज गोल्ड किंगडम वर बिगनिंग टू डोमिनेट द स्मॉलर गोंड चीफ। तो कुछ कुछ गोंड किंगडम इन ट्राइबल कम्युनिटी ने बना ली और अपने गोंड चीफ बनाए। गोंड चीफ यानी राजा उस समय के अपने बना लिए, तो उनको कहा जाता था गोंड चीफ। द अकबरनामा अ हिस्ट्री ऑफ अकबर रीजन मेंशन द गोंड किंगडम ऑफ गढ़ कटंगा हैड 70,000 विलेजेस। तो देखिए ये लोग कितना बड़ा कैप्चर कर लिए थे। अकबरनामा में अकबर के बारे में लिखा गया है, कैसे अकबर एडमिनिस्ट्रेशन होता था, तो ये सब लिखा गया है। तो उसमें ये मेंशन है कि गोंड किंगडम, गढ़ कटंगा की गोंड किंगडम में, गोंड किंगडम का क्या नाम था? गढ़ कटंगा नाम था इसका। इसमें कितने विलेज थे? 70,000 विलेजेस। देखिए कितना बड़ा पार्ट इन लोगों ने कैप्चर कर लिया था। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिस kingdom was becoming centralized. The kingdom was divided into गढ़। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन बताया जा रहा है कैसे होता था। तो एक ये किंगडम गढ़ में डिवाइड होती थी। ईच गढ़ कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर गोंड क्लैन। तो एक गढ़ गोंड क्लैन के एक मेंबर के बाद एक मेंबर कंट्रोल करता था। This was further divided into unit of 84 villages called 84। तो एक गढ़ में कितनी विलेज आती थी? एक गढ़ में 84 विलेज आती थी जिसे कहा जाता था 84। The 84 was subdivided into barhot which were made up of 12 villages each।
तो 84 किस में डिवाइडेड होता था? बरहोट में। एक बरहोट में कितनी विलेजेस होती हैं? 12 विलेजेस। तो देखिए, पहले ये गौड़कटंगा किस में था? गढ़ में डिवाइड था। गढ़ कितने विलेजेस में डिवाइड थे? 84 विलेजेस। फिर 84 जिसे कहा जाता था, तो 84 किस में डिवाइडेड था? बरहोट में, 12 विलेजेस के ग्रुप में। द इमरजेंस ऑफ लार्ज स्टेट चेंज द नेचर ऑफ गोंड सोसाइटी। तो अलग अलग स्टेट के इमरजेंस ने गोंड सोसाइटी के नेचर को बदला। देयर बेसिकली इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लास। तो वो वहाँ पे भी कास्ट सिस्टम होने लगा, तो अनइक्वल सोशल क्लासेस में ये भी डिवाइड होने लगे। ब्राह्मण रिसीव लैंड ग्रांट फ्रॉम द गोंड राजाज एंड बिकेम मोर इन्फ्लुएंशियल। तो ब्राह्मण बहुत इम्पोर्टेंट हो गए थे, तो राजा लोग उन्हें क्या देते थे? जमीन देते थे। द गोंड चीफ नॉट विश्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत, सो अमन दास द गोंड राजा ऑफ गढ़कटंगा, एक गढ़कटंगा के राजा थे अमन दास, एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ संग्राम शाह। तो अमन दास ने अपना टाइटल क्या रख लिया? संग्राम शाह। मतलब कहते थे कि कोई हमें अमन दास ना बुलाओ, हमें सब लोग संग्राम शाह बुलाएंगे। ही सन दलपत। तो संग्राम शाह का बेटा कौन था? दलपत। उसने किससे शादी की थी? दुर्गावती से। द डॉटर ऑफ सलबहन द चंदेल राजपूत राजा ऑफ महोबा। तो इन्होंने चंदेल राजपूत राजा महोबा के बेटी से शादी की, जिसका नाम था दुर्गावती। दलपत हाउ एवर डाइड अर्ली। तो दलपत जल्द ही मर गया। रानी दुर्गावती वॉज वेरी कैपेबल। तो रानी दुर्गावती को लड़ाई करना आता था, वो कैपेबल थी कि वो राज्य चला पाए अपना। एंड स्टार्टेड रूलिंग ऑफ बिहाफ ऑफ हर 5-year-old सन वीर नारायण। तो दलपत का सन कौन था? वीर नारायण। तो अब ये सोच के उसने रूल करना स्टार्ट कर दिया कि वीर नारायण जब बड़ा होगा तब वो रूल करेगा। तो दुर्गावती उस समय रूल करने लगी, चलाने लगी किंगडम। अंडर हर द किंगडम बिकेम एवर इवन मोर एक्सटेंसिव। तो उन्होंने अपनी किंगडम को बहुत बढ़ा लिया, बहुत कब्जा कर लिया। इन 1565 द मुगल फोर्सेस अंडर आसफ खान अटैक्ड गढ़कटंगा। तो मुगल फोर्स किसके अंडर थी? आसफ खान के अंडर किस अटैक कर दिया गढ़कटंगा पे। तो आपको वर्ड आसफ खान याद रखना है। A strong resistance was put up by Rani Durgavati. She was defeated and preferred to die rather than surrender. तो वो आसफ खान ने दुर्गावती को हरा दिया, तो उन्होंने मरना पसंद किया, बंदी बनना नहीं पसंद किया। हर सन टू डाइड फाइटिंग सून आफ्टर। तो उसका बेटा भी मर गया लड़ाई करते हुए बाद में। गढ़कटंगा वॉज अ रिच स्टेट। गढ़कटंगा पे मुगल लोग क्यों कब्जा करना चाहते थे? क्योंकि वो बहुत रिच स्टेट था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या था? बहुत ज़्यादा एलिफेंट थे, तो उन्होंने एलिफेंट को पकड़ लिया। वहाँ पे एलिफेंट को ले गए अपना दिल्ली में। When the Mughal defeated by the Gonds, they capture a huge booty of precious coin and elephant. तो उन्हें precious coin भी मिले। They annexed part of the kingdom and granted the rest to चंद्र शाह। तो उन्होंने चंद्र शाह वीर नारायण के अंकल को, यानी कि वीर नारायण के चाचा को दे दिया। फिर अपना राज नहीं किया, वीर नारायण के चाचा को ये राज्य दे दिया। तो अब ये चंद्र शाह भी नहीं चला पाए, क्योंकि अब चंद्र शाह को इन्होंने दिया था, तो चंद्र शाह तो उन्हीं की बात मानेंगे। Despite the fall of Gढ़कटंगा, the Gond kingdom survived for some time. However, they became much weaker and later struggled unsuccessfully against stronger Bundel and Marathas.
तो फिर गोंड किंगडम गढ़कटंगा इतना गिर गया था कि फिर बाद में ज़्यादा समय तक वो चल नहीं पाया, और फिर बाद में किसने अटैक कर दिया? बुंदेलास और मराठास ने अटैक कर दिया उस पर। चलिए अब हम पढ़ते हैं अहोम्स के बारे में। The Ahoms migrated to the Brahmaputra Valley from present-day Myanmar in the 13th century. तो अहोम कहाँ रहते थे? ब्रह्मपुत्र वैली म्यांमार में है, प्रेजेंट डे 13th century. They created a new state by suppressing the older political system of the Bhuians landlord. तो उन्होंने अपनी नई स्टेट बनाई किससे? न अपना सिस्टम कौन सा चलाया? भुयंस का सिस्टम, पुराना सिस्टम था भुयंस का। भुयंस मतलब होता है लैंडलॉर्ड। ड्यूरिंग द 16th century दे एनेक्स्ड द किंगडम ऑफ द छटियाज। तो वो 16th century में उन्होंने किंगडम एनेक्स्ड कर दिया छटियाज का 1523 में। एंड कोछाजो, इसको भी एनेक्स्ड कर दिया 1581 एंड सबजुगेटेड मैनी अदर ट्राइब। तो इन अहोम्स ने किस पर कब्जा कर लिया? छटियास पर कब्जा कर लिया, कोछाजो पर कब्जा कर लिया और बहुत सारी ट्राइब्स पर कब्जा कर लिया। द अहोम बिल्ड, और ये भी याद रखना है कब कब कब्जा किया। 1523 में छटियास पर कब्जा किया, फिर 1581 में कोछाजो पर कब्जा किया। द अहोम बिल्ड अ लार्ज स्टेट, बहुत बड़ी स्टेट बना ली इन लोगों ने। एंड फॉर दिस दे यूज्ड फायर आर्म एज अर्ली एज 1530s। तो ये लोग फायर आर्म का यूज़ करने लगे। फायर आर्म मतलब गन का 1530s में, 1530s के पहले। बाय द 1660s दे कुड इवन मेक हाई क्वालिटी गन पाउडर फॉर कैनन। तो कैनन मतलब तोप होता है, तो ये हाई क्वालिटी गन पाउडर भी बनाना सीख गए थे। किस समय में? 1660s में। तो ये देखिए ये लोग कितना एडवांस हो गए थे। ये लोग गन चलाना सीख गए थे, तोप चलाना सीख गए थे। हाउएवर द अहोम फेस मैनी इन्वेजन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। तो बहुत सारी लड़ाई अहोम ने फेस की। कहाँ से? साउथ वेस्ट से। In 1662 the Mughal under Mir Jubla attacked the Ahom kingdom। तो मुगल की तरफ से मीर जुमला आया, उसने अहोम पर अटैक किया। डिस्पाइट देयर ब्रेव डिफेंस द अहोम वर डिफीटेड। तो वो फिर अहोम हार गए वहाँ से। बट डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग। पर फिर भी मुगल का कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल उस रीजन पर ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। The Ahom state dependent upon forced laborer. Those forced were to work for the state were called packs। तो अहोम फोर्स लेबरर पर रहते थे। फोर्स लेबरर मतलब कौन होता है? जो बिना पैसे के काम करा लेते थे, पर ये नहीं कि अपना घर बनवा रहे हो। वो जैसे सोसाइटी के लिए ब्रिज बनवाना है, तो जैसे कोई प्रजा का काम होता था तो वो प्रजा खुद ही करती थी। एक जगह से ले लिया तो फोर्स लेबरर को क्या कहते थे? कहते थे। अब जैसे एक जगह से ले लिया लेबर को, किसी को भी, अब वो टेम्पल बनाए जाके, फिर कल दूसरी जगह से ले लिया, तो इस तरह से काम होता था। A census of each of the population taken। तो पॉपुलेशन भी गिनी जाती थी कि किस जगह पे कितने लोग हैं। Each village had to send a number of pack by rotation। तो हर विलेज को एक रोटेशन चलता था जिसमें नंबर ऑफ पैक भेजने पड़ते थे। पैक मतलब फोर्स लेबरर। People from heavily populated areas were shifted to less populated area places। तो अब देखिए ये लोग कितने एडवांस थे। या जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होती थी तो वहाँ के लोगों को लेस पॉपुलेटेड एरिया में शिफ्ट कर दिया जाता था। अहोम क्लैन वर दस ब्रोकन अप। फिर अहोम क्लैन टूटने लगे। बट बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th century द एडमिनिस्ट्रेशन became quite centralized।
ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट मेल सर्व्ड इन द आर्मी ड्यूरिंग वॉर। तो जब भी लड़ाई होती थी तो इस होम स्टेट के जितने भी मेल होते थे सारे लोग लड़ने के लिए जाते थे। एट अदर टाइम दे वर एंगेज्ड इन बिल्डिंग डैम, इरिगेशन सिस्टम एंड अदर पब्लिक वर्क। तो ये लोग क्या करते थे, डैम बनाते थे, इरिगेशन सिस्टम बनाते थे, तो ये सब भी पब्लिक वर्क करते थे। द अहोम ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड न्यू मेथड ऑफ राइस कल्टिवेशन। तो उन्होंने नए मेथड भी ढूंढे कि चावल को कैसे उगाया जाए। अहोम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू क्लैन और खेल। अहोम सोसाइटी क्लैन या फिर खेल में डिवाइड थी। देयर वर वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिशन। यहाँ पे बहुत कम एंटरटेनर्स ऑफ और आर्टिशन थे। आर्टिशन मतलब जैसे कोई जादूगर है या फिर कोई ऐसे एंटरटेनर है जो लोगों को हंसाता है, तो ऐसे लोगों की होम स्टेट में कमी थी। तो दूसरी दूसरी जगह से लोग आते थे हंसाने के लिए। So artisan in the Ahom area came from the adjoining kingdom। तो जो पड़ोसी राज्य थे अहोम के, तो वहाँ से आर्टिशन आते थे लोगों को हंसाने के लिए। A खेल often controlled several villages। तो एक खेल कई सारी villages को कंट्रोल करता था। The peasant was given land by his village community। तो एक peasant को लैंड दी जाती थी विलेज कम्युनिटी से। इवन द किंग कुड नॉट टेक इट अवे विदाउट कम्युनिटी कंसेंट। तो उस जो लैंड दी गई थी उसे कम्युनिटी के कंसेंट से राजा भी नहीं ले सकता था। मतलब कम्युनिटी की कंसेंट के बिना राजा भी नहीं छीन सकता था उसे। और ओरिजिनली द अहोम वर्शिप्ड देयर ओन ट्राइबल गॉड। तो अहोम लोग किसका वर्शिप करते थे, उनके खुद के ट्राइबल गॉड की। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी के समय में हाउएवर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण इंक्रीज। तो ब्राह्मण बहुत इन्फ्लुएंस किए उस समय पे। टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स वर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग। तो टेम्पल, ब्राह्मण, ये सब लैंड दिया जाता था टेम्पल के लिए और ब्राह्मण को लैंड दिया जाता था। इन द रीजन ऑफ शिव सिंह 1744। तो शिव सिंह के रीजन में 1714 से 1744 तक हिंदुइज्म बिकेम प्रीडोमिनेंट रिलीजन। तो हिंदुइज्म बहुत प्रीडोमिनेंट किया। बट द अहोम किंग डिड नॉट कम्प्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशन बिलीव आफ्टर अडॉप्टिंग हिंदुइज्म। तो 1714 से 1744 तक हिंदुइज्म बहुत फेमस रहा अहोम में, पर अहोम ने हिंदुइज्म अडॉप्ट तो किया पर उन्होंने अपना ट्राइबल वाला जो ट्रेडिशन था उसे भी नहीं छोड़ा। यानी कि दोनों अपना धर्म दोनों पालन करते गए, दोनों फॉलो करते गए। अहोम सोसाइटी वॉज सोफिस्टिकेटेड। पोएट्स एंड स्कॉलर वर गिवन लैंड ग्रांट। तो पोएट कविता वाला और कविता जो बनाता है और स्कॉलर ये सब, इन सबको लैंड ग्रांट दिया जाने लगा। थिएटर वॉज एंकरेज्ड। इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ संस्कृत ट्रांसलेटेड इनटू लोकल लैंग्वेज। तो जो संस्कृत में इंस्क्रिप्शन या फिर जो भी लिखा जाता था तो वो किस में ट्रांसलेट किया जाने लगा, जो उस समय की लोकल लैंग्वेज थी। हिस्टोरिकल वर्क्स नोन एज बुरंजीज। तो हिस्टोरिकल वर्क्स होम स्टेट में जो हिस्टोरिकल वर्क्स होते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बुरंजीज। वर ऑल्सो रिटर्न फर्स्ट इन अहोम लैंग्वेज एंड देन इज असामीज। तो हिस्टोरिकल वर्क बुरंजीज पहले तो अहोम लैंग्वेज में लिखे गए, फिर बाद में असामीज में लिखे गए। अब कंक्लूजन देखते हैं। कंसिडरेबल सोशल चेंज took place in subcontinent during the period we have been examined। तो यही सोशल चेंज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। वर्ण बेस्ड सोसाइटी एंड ट्राइबल
पीपल कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद ईच अदर। हमने ये पढ़ा कि वर्ण बेस्ड सोसाइटी और ट्राइबल सोसाइटी इंटरेक्ट किया करते थे एक दूसरे से। दिस इंटरेक्शन कॉज्ड बोथ काइंड ऑफ सोसाइटीज टू अडेप्ट एंड चेंज। तो इसी इंटरेक्शन की वजह से सोसाइटी चेंज हुआ करती थी। देयर वर मैनी डिफरेंट ट्राइब्स एंड दे टूक अप डाइवर्स लिवलीहुड। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्राइब हैं और अलग अलग लिवलीहुड उनका था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैनी ऑफ देम मर्ज इन कास्ट बेस्ड सोसाइटी। तो टाइम पीरियड के मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे ट्राइब कास्ट बेस्ड सोसाइटी को अडॉप्ट कर लिए। ये कंक्लूजन में हम लोगों ने जो पढ़ा है वही पूरा रिकॉल कर रहे हैं। Others, however, rejected both the caste system and orthodox Hinduism. तो कुछ लोगों ने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया, ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को रिजेक्ट किया। ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म मतलब जो पुराना हिंदुइज्म था, मतलब वर्ण सिस्टम वाला। सम ट्राइब्स एस्टेब्लिश्ड एक्सटेंसिव स्टेट विथ वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ ट्राइब ने स्टेट बनाए, इस्टेब्लिश स्टेट और बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलाया। दे दस बिकेम पॉलिटिकली पावरफुल, और वो पॉलिटिकली पावरफुल हो गए। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था अहोम और गून पढ़ा था। दिस brought them into conflict with larger and more complex kingdom and empire। तो ये हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी एल्सवेयर बचा है, चलिए अब एल्सवेयर भी पढ़ लेते हैं। द मंगोल्स, फाइंड मंगोलिया इन योर एटलस। आपके पास एटलस होगी तो उसमें आप मंगोलिया ढूंढिए, या फिर मैप में भी ढूंढ सकते हैं, या फिर आप गूगल से भी सर्च करके ढूंढ सकते हैं। द बेस्ट नोन पेस्टोरल एंड हंटर गैदरर ट्राइब इन हिस्ट्री वर द मंगोल। तो सबसे ज़्यादा मतलब बेस्ट नोन ट्राइब कौन सी है हिस्ट्री में? मंगोल है। दे इनहेबिटेड द ग्रासलैंड स्टेपीज ऑफ सेंट्रल एशिया। ये कहाँ पर रहते थे? ग्रासलैंड ऑफ स्टेपीज, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। सेंट्रल एशिया के ग्रासलैंड स्टेपीज में रहते थे। एंड द फॉरेस्टेड एरियाज फर्दर नॉर्थ, और फॉरेस्टेड एरियाज में भी रहते थे। बाय 1206 Genghis Khan had united the Mongol and Turkish tribe into a powerful military force। तो 1206 में जंगिस खान, एक ट्राइब मंगोल में एक मेंबर, एक राजा था, एंड तुर्किश ट्राइब इनटू अ पावरफुल मिलिट्री फोर्स। उसने बहुत बड़ी मिलिट्री फोर्स बनाई। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, उसके मरने के समय पे जंगिस खान के 1227 में ही वॉज द रूलर ऑफ एक्सटेंसिव टेरिटरीज। तो वो बहुत बड़ी टेरिटरीज का रूलर था। हिज सक्सेसर क्रिएटेड अ वास्ट एम्पायर। उसके सक्सेसर ने बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट किया था। एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम इट इंक्लूड पार्ट ऑफ रसिया, ईस्टर्न यूरोप एंड ऑल्सो चाइना एंड मच ऑफ वेस्ट एशिया। तो इसने क्या क्या अपना कैप्चर कर लिया था? रशिया कैप्चर कर लिया, ईस्टर्न यूरोप को कैप्चर कर लिया, चाइना कैप्चर कर लिया और वेस्ट एशिया को कैप्चर कर लिया। द मंगोल हैड वेल ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो इनके बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। दीज वर बेस्ड ऑन द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप। तो ये लोग ऐसे इनका चलता था एडमिनिस्ट्रेशन। तो जंगिस खान ने अपना नाम, जैसे अमन दास ने क्या रखा था? संग्राम शाह। तो जंगिस खान ने अपना नाम रखा था लॉर्ड ऑफ ऑल, यानी कि सबका राजा। तो वो बहुत मतलब उसने बहुत लोगों को मारा है युद्ध करके, और जब उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी तो वो बहुत लोगों को फिर और मारने लगा था दुख में। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैच द फॉलोइंग।
तो इसमें हम लोगों को मैच करना है। तो गढ़, ये गढ़ 2 बार हो गया है तो आप इसे एक ही बार लिखेंगे। तो गढ़ में कितने विलेजेस होती थी? 84 विलेजेस। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं 84। फिर टंडा, टंडा क्या होता है? कैरवैन होता है, तो इसे कैरवैन से मैच कर देंगे। फिर लेबरर, तो फोर्स लेबरर कौन होता था? पैक, तो आप इसे पैक से मैच कर देंगे। फिर क्लैन, क्लैन होता था खेल, इससे मैच कर देंगे। फिर शिपसिंग, शिपसिंग होता था अहोम स्टेट, शिपसिंग का अहोम स्टेट हो जाएगा। और दुर्गावती कहाँ की थी? दुर्गावती थी गढ़कटंगा की। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। द न्यू कास्ट इमर्जिंग विद इन वर्नास कॉल्ड जातीज। फिर यहाँ पे जातीज आ जाएगा। बी है बुरंजीज वर हिस्टोरिकल वर्क रिटन बाय अहोम, तो यहाँ पे बुरंजीज आ जाएगा। सी है द डैश मेंशन द गढ़कटंगा हैड 70,000 विलेजेस, तो कौन मेंशन करता है? अकबरनामा, यहाँ पे आ जाएगा अकबर नामा, आप लिख लीजिएगा। फिर डी एस ट्राइबल स्टेट बिकेम बिगर एंड स्ट्रोंगर, दे गेव लैंड ग्रांट टू ब्राह्मण एंड टेम्पल, यहाँ पे ब्राह्मण और टेम्पल। फिर आपको दिया है ट्रू फॉल्स। ट्राइबल सोसाइटीज हैज रिच ओरल ट्रेडिशन, तो ट्राइबल सोसाइटी के पास ओरल ट्रेडिशन होता था, तो ये हो जाएगा ट्रू। फिर बी, देयर वर नो ट्राइबल कम्युनिटीज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी नहीं थी, तो इसका हो जाएगा फॉल्स। नॉर्थ वेस्ट में बलोचीज थी। द 84 इन गोंड स्टेट कंटेन सेवरल सिटीज, तो जो 84 थे गोंड स्टेट में उसमें सेवरल सिटीज थी, तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि उसमें केवल 84 सिटीज विलेजेस थी। द भील्स लिव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, तो भील नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में रहते थे कॉन्टिनेंट के, तो इसका हो जाएगा फॉल्स। What kind of exchange took place between nomadic pastoralist and settled agriculturist? किस तरीके के चेंज टुक प्लेस, मतलब किस तरीके के चेंज होते थे नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट के बीच में और सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट के बीच में? तो नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट एंड सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट एक्सचेंज, nomadic pastoralists and used to move from one place to another with their animals, तो ये लोग nomadic लोग एनिमल से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। सो दे हैड टू एक्सचेंज पेस्टोरल प्रोडक्ट लाइक वूल, घी एक्सेट्रा विथ सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट फॉर ग्रेन, क्लॉथ, यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट। तो आप, ये मैंने आपको बताया था, वो क्या देते थे? वूल, घी, और लेते क्या थे? ग्रेन, क्लॉथ, यूटेंसिल और अदर प्रोडक्ट। फिर आता है लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ होम स्टेट ऑर्गेनाइज।
कैसे चलता था होम स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन? तो इसमें पॉइंट वाइज दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट है, अ होम स्टेट वाज डिपेंड ऑन फोर्स्ड लेबरर कॉल्ड पैक। तो ये लोग पैक पर डिपेंड होते थे। अ होम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लैंस कॉल्ड खेल्स। ये क्लैंस में डिवाइडेड होती थी जिसे कहा जाता था खेल। अ खेल कंट्रोल्ड सेवरल विलेजेस। और खेल अलग अलग विलेजेस को कंट्रोल करता था। All adult males served in the army during the war, and other times they were engaged in building dam, irrigation or in other public work. तो सारे मेल आर्मी में वॉर के समय जाते थे और क्या बनाते थे? डैम बनाते थे, इरिगेशन सिस्टम बनाते थे और अलग और बाकी सारे पब्लिक वर्क करते थे। फिर है, पीपल फ्रॉम हैविली पॉपुलेटेड एरिया शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड प्लेस। तो जहाँ पे हाई पॉपुलेशन होती थी वहाँ के लोगों को लेस पॉपुलेटेड एरिया पे शिफ्ट कर दिया जाता था। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम मोर सेंट्रलाइज्ड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी। तो ये मोर सेंट्रलाइज हो गया था किस समय पे? फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी। Peasants were assigned land by the village community. पीजेंट को असाइन कर दी जाती थी लैंड, किसके द्वारा? विलेज कम्युनिटी के द्वारा। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट चेंज टुक प्लेस इन वर्ण बेस्ड सोसाइटी? कौन से चीज हुए वर्ण बेस्ड सोसाइटी में? तो इसमें पॉइंट वाइज दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट है, स्मॉलर कास्ट कॉल्ड जातीज इमर्ज। तो जाति इमर्ज हो गई थी। Many tribe and social group were taken into caste-based society and given the status of जाति। तो यही जाति का दिया गया है। फिर 3 है, जातिज रेदर देन वर्ण बिकेम द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। तो ये मतलब कोई ज़्यादा वर्ण नहीं पूछता था, जाति पूछता था। आर्टिशन, स्मिथ, कारपेंटर एंड मैसन वर ऑल्सो गिवन द स्टेटस ऑफ सेपरेट जाति। तो इन सबको सेपरेट जाति का स्टेटस दिया गया था। हाउ डिड द ट्राइबल सोसाइटी चेंज आफ्टर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्टेट? तो कैसे ट्राइबल सोसाइटी चेंज हुई? तो ये दिया गया पॉइंट वाइज। ट्राइबल सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेस कॉल्ड कास्ट सिस्टम। तो ये कास्ट सिस्टम में आ गई थी ट्राइबल सोसाइटी। The leading families joined to the ruler class while other joined the lower जाति। तो जो लीडिंग फैमिली थी वही रूलर क्लास को ज्वाइन कर पाई, बाकी जो अलग लोग थे उनको केवल लोअर जाति ही ज्वाइन करनी पड़ी। सम ट्राइब्स अडॉप्ट द इस्लाम इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। नॉर्थ वेस्ट में कुछ लोगों ने इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया था। अदर हु वर पावरफुल कॉन्फ्लिक्टेड विथ लार्ज किंगडम एंड एम्पायर। तो जो लोग पावरफुल थे वो लड़ने लगे बड़ी किंगडम और एम्पायर से। अब है, लेट्स डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वर बंजारा वेयर वर द बंजारास इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमी? तो आंसर है पॉइंट नंबर 1, they were the trader nomad who used to travel from one place to another for trading purpose। तो ये लोग ट्रेडिंग पर्पस के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर जाया करते थे। they were used to transport grain to the city market। तो ये ग्रेन को सिटी मार्केट तक ले जाते थे। they helped trader by working as carriers। ये ट्रेडर की भी वर्क करते थे कैरियर की तरह। एट द सेम टाइम दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन फॉर द मुगल आर्मी ड्यूरिंग द कैंपेन। तो ये कैंपेन के समय फूड ग्रेन मुगल आर्मी को देते थे, ट्रांसपोर्ट करते थे। समटाइम्स दे वर हायर्ड बाय द मर्चेंट टू ट्रेड फॉर देम इन डिफरेंट सिटीज़। और कभी कभी ये सब मर्चेंट के द्वारा हायर मतलब किराए पे भी ले लिए जाते थे
ट्रेड करने के लिए अलग अलग सिटीज़ में। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन वॉट वेज वॉज द हिस्ट्री ऑफ द गोंड्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अहोम्स, वर देयर एनी सिमिलैरिटीज़। तो किस तरीके से गोंड की हिस्ट्री डिफरेंट थी अहोम की हिस्ट्री से, और इनमें से सिमिलैरिटीज़ भी हम लोगों को ढूंढनी है। तो पॉइंट नंबर 1 है, गोंड्स वर कम्प्लीटली एनेक्स्ड बाय द मुगल। तो गोंड पर कम्प्लीटली मुगल का कब्जा हो गया था। while the Ahom managed to reclaim their independence soon after their annexation। तो जब अहोम पर मुगल का कब्जा हो गया तो कुछ समय बाद अहोम ने फिर से अपनी स्टेट ले ली थी। तो ये हो गया डिफरेंस। फिर द गोंड्स लिव्ड इन वास्ट फॉरेस्ट रीजन कॉल्ड गोंडवाना। तो ये लोग गोंडवाना रीजन में रहते थे, जबकि अहोम रहते थे माइग्रेटेड टू ब्रह्मपुत्र वैली। तो ये ब्रह्मपुत्र वैली से माइग्रेट हुए थे। गोंड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड अहोम डिडेंट। तो गोंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। जैसे आपने एक ज़मीन ले ली, मान लीजिए ये है ज़मीन, यहाँ पे पेड़ उगे थे कई सारे, ये पेड़ हैं, तो आपने इन पेड़ को कट कर दिया, ये बचे ऐसे कट हो गए। तो फिर ये जो पेड़ बचे थे इनको आपने जला दिया यहाँ पे। तो ये जो ऐश बचेगी फिर जलाने पर, वहाँ पे आपने पेड़ उगा दिए। तो ऐश एक फर्टिलाइज़र की तरह काम करेगी। तो आपने जितने साल तक आपको उगाना हो था उतने साल तक आपने उगाया पेड़, कुछ सालों तक। फिर जब उस जगह की फर्टिलिटी ख़त्म हो गई तो आपने दूसरे लैंड ले ली, वहाँ के पेड़ काटे और वहाँ पे पेड़ों में आग लगाई और वहाँ की ऐश में आपने पेड़ उगाए। तो आपने जब लैंड को शिफ्ट कर दिया एक जगह से दूसरी जगह, कल्टीवेशन को शिफ्ट कर दिया, तो उसे कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं। बोथ हैड राइजन फ्रॉम बीइंग स्मॉल ट्राइबल कम्युनिटीज टू बिकमिंग पावरफुल ट्राइबल स्टेट। तो ये लोग छोटी सी ट्राइबल कम्युनिटीज से दोनों लोग निकले थे, अहोम और गोंड, और फिर बाद में पावरफुल ट्राइबल स्टेट बन गए। बोथ द ट्राइबल modeled themselves on other centralized kingdom। Both the tribal had centralized administrative system। तो इन दोनों ने सेंट्रलाइज्ड किंगडम बनाई और ये दोनों का सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। तो ये था हमारा चैप्टर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। आपके लिए इतना मेहनत की, इतनी देर की वीडियो बनाई है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी लर्नर डायरी क्वेश्चन आंसर चैप्टर एक्सप्लेनेशन की वीडियो मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।